उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस की मुख्य परीक्षा हरिद्वार के 5 केंद्रों सहित पूरे राज्य के सभी 16 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रही है। परीक्षा 26 फरवरी तक रोजाना 2 पालियों में 9 से 12 और दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे तक की गई। पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी भी कराई गई। परीक्षा केंद्र में मोबाइल कैलकुलेटर ब्लूटूथ डिवाइस ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहा। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति और पहचान की भी व्यवस्था की गई। बता दें कि मुख्य परीक्षा के लिए 5,636 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। देहरादून के परीक्षा केंद्र बंजारावाला देहरा पब्लिक इंटर कॉलेज, गुरु रामसराय यूनिवर्सिटी ब्लॉक ए और बी, गोवर्धन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जीआईसी नेहुआ और महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में हो रही है। इन केंद्रों पर 2,913 पंजीकृत अभ्यर्थी हैं। वहीं विकासनगर के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें कि उनके द्वारा नकल विरोधी कानून लाए जाने पर यह प्रेस वार्ता की गई। वहीं इस प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष ग्रामीण नीता सिंह, मीडिया प्रभारी देवेंद्र चावला, अनुज गुलेरिया, विनोद कश्यप आदि भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। न्यायिक प्रक्रिया में कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारी युवाओं के प्रति पूरी तरह सहानुभूति है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि हमें सीबीआई जांच से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो प्रक्रिया है बहुत लंबी होती है सीबीआई की, और सरकार ने भी उसमें कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें ये जांच एसआईटी की जांच ही पर्याप्त है। और लगभग हमको अगले 1 साल के अंदर अनेकों युवाओं को जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी आशा है कि उत्तराखंड सरकार के अंदर हमको नौकरी मिलेगी, उनकी आशाओं का भी हमें ध्यान रखना है। न्यायिक प्रक्रिया में कुछ नहीं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं की सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग जल्द ही प्री बर्थ सेंटर की व्यवस्था करने जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में चल रहे वन स्टॉप सेंटर को प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पर चलाया जाएगा, जिसकी विभाग से हमें अनुमति भी मिल चुकी है। NHM का जो सप्लीमेंट्री बजट है उसमें भारत सरकार से फंड की मांग की गई है, ताकि जल्द ही वन स्टॉप सेंटरों को प्री बर्थिंग सेंटर के रूप में चलाया जाए। इससे गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध हो सके और जो दूर दराज से महिलाएं हॉस्पिटल में जांच आदि के लिए जाती हैं, उनको वहां रुकने की व्यवस्था भी कराई जा सके। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से वन स्टॉप सेंटर संचालित हो रहे हैं। हमने एक प्रस्ताव इस डिपार्टमेंट को भेजा था कि जितने भी वन स्टॉप सेंटर्स हैं, वो प्री बर्थिंग सेंटर्स के तौर पे भी काम कर सकते हैं। तो प्राइमा फेसी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से प्रस्ताव की स्वीकृति हमें मिल गई है। तो इसी के क्रम में हम लोगों ने हमारा जो सप्लीमेंट्री बजट है NHM का, उसमें ये भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इसके लिए फंड्स हमें उपलब्ध कराया जाए। तो जितने भी हमारे वन स्टॉप सेंटर हैं सभी 13 ज़िलों में, ये सभी वन स्टॉप सेंटर्स प्री बर्थिंग सेंटर के तौर पे ये काम करेंगे। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो डिलीवरी के लिए आती हैं टेस्ट वगैरह कराने, और फिर उसके बाद फिर उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है गाँव में, तो वो यहाँ आके रह सकती हैं और उनका पूरा खर्च हेल्थ डिपार्टमेंट वह करेगा। देखिए, महिला उत्तराखंड सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून बनाए जाने के बाद भाजपा नेता इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने हरिद्वार बीजेपी के जिला कार्यालय में मीडिया को बताया कि नकल विरोधी कानून को देश का सबसे मजबूत कानून उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून बनाकर सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले युवाओं को एक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड में
विहीन कांग्रेस पार्टी के लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। देवेंद्र भसीन का कहना है कि हम उत्तराखंड के युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि नकल विरोधी कानून बनाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेहनत करके पेपर देने वाले छात्रों को एक कवच प्रदान किया है। आगे पेपर में कोई भी धांधली नहीं होगी। अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश में मुद्दा विहीन है और इसलिए अराजकता फैलाने का कार्य कर रही है और जांच होने तक परीक्षाओं को रोकने की बात कर रही है और युवाओं को लगातार भड़का रही है। सघन खेती को प्रोत्साहित करने की दिशा में उत्तराखंड लंबी छलांग लगाने जा रहा है और इस कड़ी में पूरी तरह से सघन फसलों के लिए समर्पित पहले उत्कृष्टता केंद्र का बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में दालचीनी और टिमरू मिशन प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की जलवायु इन फसलों के लिए अनुकूल है और इसकी देश भर में मांग है। दालचीनी व टिमरू को प्रोत्साहित किए जाने से जहां किसानों की आय में लगातार बढ़ोतरी होगी, वहीं बंजर व बेकार पड़ी भूमि पर हरियाली भी लौटेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने सघन क्षेत्र से उत्तराखंड के किसान एवं युवाओं को हो रहे लाभ के दृष्टिगत सघन पौधा केंद्र को सुदृढ़ करने के लिए इसे एक्ट के माध्यम से संस्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा भी की। बता दें कि सघन पौधा केंद्र सेलाकुई में सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि सघन क्षेत्र जिस प्रकार से कैंप कार्य कर रहा है और जिस तरह से तकनीकी के माध्यम से किसानों तक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, उसके लिए संस्थान बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो वहीं दूसरी तरफ सेलाकुई में सीएम के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र चौक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तराखंड राज्य को बने 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहीं स्थानीय राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग लगातार चली आ रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के शासनकाल में गैरसैंण में विधानसभा भवन से लेकर अनेक निर्माण कार्य किए गए। तो वहीं भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। अभी भी स्थायी राजनीति बनाने को लेकर वही जद्दोजहद लगातार बनी हुई है। ऐसे में अब आम जनता और विपक्ष सरकार से स्थायी राजधानी बनने की मांग कर रहा है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्थायी राजधानी को लेकर कहा है कि उनके द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई जो एक कदम था, अब उन्होंने कहा कि उसको स्थायी राजधानी बनाने के लिए सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। राजधानी के रूप में जिस प्रकार से पूर्व में अंतरिम सरकार के समय में जो निर्णय लिए थे, उसके बाद उस पर कमेटी का गठन करने के बाद सभी के निर्णय के बाद हम आज भी जिस प्रकार से राजधानी के विषय को लेकर के हम गैरसैंण पे हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने विधानसभा का भी संचालन कर रहे हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। हम हर दृष्टि से राज्य के पर्वतीय संकल्पना के आधार पर खड़े राज्य पर कल्पना करने वाले लोग हैं और इसलिए जो भी हम सब लोग संयुक्त मिल करके सारी सोच के अनुसार ये निर्णय सामूहिक दृष्टि का है। देखिए, अभी जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने उसके ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया और साथ ही उस क्षेत्र के विकास के लिए, यानी कि राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए एक पैकेज की भी घोषणा की थी। तो मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी जितना है उसको आगे बढ़ाएं। राजधानी के रूप में जिस प्रकार से भगवानपुर के बुग्गावाला में विनका नामक एक पोल्ट्री फार्म में उद्घाटन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस प्रकार के उद्योग लगने से लोगों को रोजगार मिलता है। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैंने इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति की।
चालू हो गया है, जिसका आज मेरे द्वारा प्रशिक्षण किया गया। इस प्रकार के प्रोजेक्ट से उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में लाभ होगा। और इस दौरान कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर डॉक्टर नेत्रपाल ने बताया कि जो प्लांट यहाँ पर लगा है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है। उन्होंने बताया कि इस प्लांट से डायरेक्ट तौर पर 200 से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके बाद हम इसमें 40,000 जीपी तैयार करेंगे, जबकि एक जीपी तैयार होने पर 10 लोगों को रोजगार मिलेगा और 40,000 जीपी तैयार होने के बाद लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा है बैंकिंग का, ये मेरे समय में इसकी स्वीकृति हुई थी, तो मेरी इच्छा हुई कि एक बार देख के आता हूँ। कंपनी के जो लोग अधिकारी यहाँ पर हैं उन्होंने भी आग्रह किया था एक बार आइए, आपका बोया हुआ पौधा है, तो वही देखने के लिए यहाँ पर आया। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक तरफ तो तमाम लोगों को रोज़गार इससे मिल रहा है, दूसरी तरफ एक क्वालिटी प्रोडक्ट आज देशवासियों को मिल रहा है। इसलिए केवल उत्तराखंड का प्रोजेक्ट नहीं है, देश में यहाँ से जो चिकन है वो देश भर में जा रहा है और तमाम किसान इससे जुड़े हुए हैं। कई कंपनियाँ इस पर सब्सिडी जिनको कहना चाहिए वो भी इससे जुड़ी हुई है, तो उनको भी इससे लाभ है। मुझे फर्स्ट दृष्टि में ये लगता है कि उनको थोड़ा सा इसका भी समझ नहीं है। उनको ये लगता है कि मुर्गी फार्म एक तरह का कृषि का व्यवसाय है। उनको फिर हमने जियो भी प्रोवाइड करा, भारत इनका उत्तराखंड सरकार का भी जियो दिया उनको, कि इसमें साफ लिखा गया है कि अगर धारा 154 में विशेष परमिशन के तहत अगर कोई ज़मीन खरीदी जाती है तो उसको स्वतः लैंड यूज में 143 में प्रख्यापित समझा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हमारे बहुत सारे प्रयासों के बाद हम इसको भी नहीं करा पाए। ये जो और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जोशीमठ में लगभग 1.5 महीने से लगातार हो रहे भूधसाव के कारण स्थिति दिन ब दिन और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। एक तरफ जहां लोगों के घर तिरछे होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ भूधसाव से बद्रीनाथ हाईवे बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। सोमवार को अचानक रेलवे गेस्ट हाउस के पास हाईवे पर करीब 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर सीमा सड़क संगठन ने मजदूरों की मदद से गड्ढे को भर दिया है। गड्ढा इतना गहरा था जिसे भरने में करीब आधा ट्रक पत्थर, सीमेंट और कंक्रीट लग गई। इसके बाद तहसीलदार ने हाईवे का निरीक्षण किया। हाईवे पर इससे पहले मारवाड़ी होटल के पास भी गड्ढा हो गया था। यारों कमान अधिकारी मेजर आईना ने बताया कि गड्ढा सूखा था, यहाँ आधा ट्रक पत्थर का भरान किया गया है, साथ ही सीमेंट और कंक्रीट से सुधारीकरण भी किया गया है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर जहाँ भूधसाव हो रहा है वहाँ सुधारीकरण कार्य किया जा रहा है। और इसकी तहसीलदार अभिशान तहसील टीम के साथ जोशीमठ से मारवाड़ी तक बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण भी किया। बता दें कि उन्होंने इस दौरान जगह जगह बड़ी दरारों को देखा। तहसीलदार ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हाईवे को चाक चौबंद करने के लिए भी कहा है। तहसीलदार रवि शाह ने बताया कि हाईवे पर कई जगहों पर भूधसाव हो रहा है। हाईवे के निरीक्षण की रिपोर्ट प्रशासन को उपलब्ध की गई है। भूधसाव से सबसे अधिक प्रभावित सिंगधार वार्ड में अब भी मकान धंस रहे हैं। यहाँ कई मकानों की छत, आंगन और कमरे धंस गए हैं, जबकि पूर्व में एक मंदिर भी भूधसाव से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।